जबलपुर के इतिहास के संदर्भ में आज से एक पुस्तिका का वाचन कर रहा हूँ। पुस्तिका का नाम है मराठा आधिपत्य में गढ़ामंडला। इस पुस्तिका के लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर गद्रे। पुस्तिका का प्रकाशन किया है गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मंडला। इस पुस्तिका के लेखक डॉक्टर प्रभाकर गद्रे MA PhD हैं। यह महाराष्ट्र इतिहास परिषद के सुवर्ण पदक विजेता भी हैं। इस पुस्तिका का प्रकाशन किया है गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मंडला ने। मंडला की नर्मदा मंडल की रक्षा हेतु खेत रहे वीरों की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित यह पुस्तिका है। इस पुस्तिका को गोंडी प्रकाशन ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। लेखक का मनोगत। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व वर्तमान जबलपुर क्षेत्र का गढ़ामंडला एक अंग था। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में पन्ना, दक्षिण में नागपुर, पूर्व में बिलासपुर तथा पश्चिम में भोपाल तक फैली थी। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित गढ़ामंडला का गोंड राजवंश 18वीं शताब्दी के अंत तक राज करता रहा। इस राज्य का पतन बुंदेलों के आक्रमण के साथ प्रारंभ हो गया था, किंतु 18वीं शताब्दी में मराठों ने इन्हें पीछे छोड़ दिया और यह राज्य मराठों का करद राज्य बन गया। यह स्थिति भी अधिक दिन तक नहीं रही और मराठा सामंतों के अंतर्विरोध के कारण यह राज्य प्रथम राजा सागर खेर बंधुओं ने तथा उसके बाद नागपुर के भोसलों ने जीत लिया। मराठों ने अंदरूनी तथा बाह्य शत्रुओं का सामना करते हुए 20 वर्ष तक अपना कब्जा बनाए रखा। अंततः इस पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। भारतीय इतिहास की यूरोपीय परिकल्पनाओं के अनुसार गढ़ा के गोंड राज्य का सुव्यवस्थित विवरण सर्वप्रथम कर्नल स्लीमन ने जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1837 के अपने एक लेख में दिया और मंडला के गणेश दत्त पाठक ने भी 1905 में इस राज्य के विषय में एक पुस्तिका लिखी जो स्थानिक अभिलेखों पर आधारित थी, किंतु इन दोनों विद्वानों के विवरण अत्यंत संक्षिप्त हैं और इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इन दोनों ने अपने विवरण के मूल स्रोतों का यथास्थान उल्लेख नहीं किया है। 1923 में प्रकाशित CU विल्स की पुस्तक द राजगोंड महाराज ऑफ द सतपुड़ा हिल्स अन्य कृतियों की अपेक्षा संतोषजनक है। यह मुख्यतः फारसी स्रोतों पर और स्लीमन के उपर्युक्त लेखों पर आधारित है। 20वीं शती का सर्वोत्तम ग्रंथ डॉक्टर सुदेश मिश्र कृत गढ़ा के गोंड राज्य का उत्थान और पतन है। इसमें सभी प्रकाशित तथा हिंदी में अप्रकाशित सामग्री का प्रयोग किया है। इसमें आधुनिक इतिहास लेखन शैली भी दिखाई देती है। बाकी हिंदी मराठी ग्रंथ पूर्व प्रकाशित कृतियों पर जनश्रुतियों पर आधारित हैं। इस कृति में समकालीन अप्रकाशित हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी अभिलेखों का प्रयोग किया है, जिससे इस प्रदेश के इतिहास पर नया प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसी के साथ मराठी भाषा में विशेष अध्ययन के कारण पूर्ववर्ती लेखकों की भूलों को सुधार का प्रयास किया है। चूँकि मूल हिंदी प्रकाशित और मराठी स्रोतों में इसे गढ़ा राज्य कहा गया है, अतः इस कृति में इसे गढ़ा राज्य भी कहा गया है। इस कृति की पूर्णता का दावा तो नहीं करता, पर यह गढ़ा राज्य के इतिहास के जिज्ञासुओं को थोड़ी सी उपयोगी लगती है, तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूंगा। इस कृति के प्रारंभिक चरण में सीतामऊ के महाराज कुमार रघुवीर सिंह जी ने अत्यंत उदारतापूर्वक अपने पुस्तकालय का उपयोग करने दिया और अमूल्य सुझाव दिए। इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। आदरणीय सुदेश मिश्रा जी ने अपने ग्रंथ द्वारा व्यक्तिगत परिचय से जो मदद की, उसका उन होना संभव नहीं, अतः मैं उनके ऋण में ही रहना चाहूँगा। इस ग्रंथ से संबंधित शोध लेख
डॉक्टर मिश्र द्वारा आयोजित सेमिनार में पढ़े गए। आपके मार्गदर्शन का ही अमूल्य लाभ मिला। इतना भी अलग से उल्लेख करना आवश्यक है, इस ग्रंथ के अभ्यास के प्रारंभिक स्वरूप इतिहास अनुशीलन, रीवा तथा संशोधन धुले में प्रकाशित हुए। विद्वत मान्य नियतकालिकों के संपादक मंडल में प्रोफेसर अख्तर हुसैन निजामी, प्रोफेसर BNS यादव, प्रोफेसर राधेचरण, श्री देवनाथ सिंह, आनंद गौतम, डॉक्टर SK सिंह रीवा, डॉक्टर PN देशपांडे धुले आदि का हृदय से आभारी हूँ। इस ग्रंथ के मुद्रण शोधन हेतु श्री अरविंद नारायण तांबे जी तथा टंडन हेतु श्री महेश कालवे का कृतज्ञ हूँ। ग्रंथ के प्रकाशन गोंडी पब्लिक ट्रस्ट के कार्यकारी न्यासी गिरजाशंकर अग्रवाल तथा अन्य न्यासियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तिका का वाचन मैं संतोष गोडबोले आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय 1 मराठा आक्रमण। गढ़ा के भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परंपरा। आगरा से खानदेश और बरार जाने वाले मार्ग के बाएं ओर गोंडवन नामक गोंड जाति का निवास स्थान है, जो भोपाल से संबलपुर तक तथा उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण के गोदावरी तक सतपुड़ा पहाड़ी के दोनों ओर फैला हुआ है। इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में गोंड राजाओं ने गढ़ा का राज्य स्थापित किया। मुगल सम्राट अकबर के सरदारों ने इस राज्य का विखंडन किया तथा राजधानी गढ़ा और चौरागढ़ यानी नरसिंहपुर की लूट की। उत्तरकालीन राजाओं ने मुगलों का सामंत बनना स्वीकार कर मंडला तथा चौरागढ़ में राज्य किया। रानी दुर्गावती तथा संग्राम सिंह का घराना पतनोन्मुख था। प्रसाद षड्यंत्रों और सामंतों के विद्रोह के कारण इस राज्य की सत्ता तीव्र गति से घटने लगी। इस ग्रंथ का विषय 18वीं शताब्दी के मराठा आधिपत्य के लिए मर्यादित होने के कारण इसके पूर्व के इतिहास की मात्र रूपरेखा दी है। गढ़ा मंडला के राज्य की प्राचीनता के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं। सभी सूचियों के अनुसार यह वंश ईस्वी सन 158 से ईस्वी सन 382 में प्रारंभ हुआ। संभवतः यह सूचियाँ मूलतः वंशावलियाँ हैं, जिसका रूपांतरण राजाओं की सूचियों में किया गया होगा। अन्यथा पाश्चात्य काल में गुप्तकालीन सूचियाँ बनाने में से कोई स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दिखता। किसी राजपूत घराने की सूची से भी यही स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दिखता। सूचियों में दूसरा दोष गोपाल शाही, भूपाल शाही, सुल्तान शाही जैसे नामों का है, जो फारसी प्रभाव सूचित करते हैं, जो उन राजाओं के जीवन काल में था ही नहीं। यह दोष होते हुए भी हम इन सूचियों को, चाहे वे वंशावली हो या राजावली, एकदम रद्द नहीं कर सकते। वस्तुतः 1328 के उपरांत गढ़ा मंडला के क्षेत्र पर अंधकार का जो पर्दा गिरता है, वह तब तक नहीं उठता जब तक अब्दुल फलल संग्राम शाह के पूर्ववर्ती गोरक्षदास और खरजी के अस्तित्व का उल्लेख नहीं करता। संग्राम शाह के राज्यकाल में ही इस राज्य का उत्थान हुआ, किंतु संग्राम शाह की कीर्ति में उसकी स्नुषा दलपत शाह की वीरपत्नी दुर्गावती ने चार चांद लगा दिए। मुगल साम्राज्य की प्रचंड सेना से संघर्ष करते हुए रानी दुर्गावती और उसका पुत्र नारायण वीरगति को प्राप्त हुए। दलपति का अनुज चंद्रशाह और वीर नारायण का उत्तराधिकारी हुआ। उसके कनिष्ठ पुत्र मधुकर शाह ने उसकी हत्या कर राज्य हस्तगत किया। मधुकर शाह का पुत्र प्रेम नारायण और उसका पुत्र हृदेश शाह मुगल दरबार में रहते थे। प्रेम शाह के राज्यकाल ईस्वी सन 1634 में गढ़ा मंडला के उत्तर के पड़ोसी जुझार सिंह ने
गढ़ा पर बिना कारण आक्रमण किया और प्रेम शाह को मार डाला। अंततः जुझार सिंह को दंड मिला, किंतु प्रेम शाह का पुत्र हृदय शाह तो निर्वासित हो गया। 1651 में हृदय ने रामनगर को राजधानी की। रामनगर मंडला के निकट होने के कारण उसके राज्य का नाम भी गढ़ा मंडला हो गया। मंडला की राजधानी का इतिहास अर्थात राज्य के लिए युद्ध और बाहरी मदद लेकर आत्मघात का इतिहास है। हृदय शाह को छत्रशाह और हरि सिंह यह 2 पुत्र थे। छत्रशाह 7 वर्ष राज्य करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका पुत्र केसरी सिंह गद्दी पर आया। तब हरि सिंह ने छत्रसाल की मदद लेकर केसरी सिंह को मार डाला और राज्य पर हरण किया, किंतु वाजपेयी घराना गढ़ा मंडला का निष्ठावान घराना था। इस घराने के रामकृष्ण वाजपेयी ने केसरी शाह का पुत्र नरेंद्र शाह को बचाकर उसने पालकत्व किया और सेना एकत्रित कर राजा पहाड़ा हरि सिंह को मार डाला। केसरी सिंह के पुत्र पहाड़ सिंह ने मुगलों की मदद लेकर नरेंद्र शाह को पराजित किया। तब वाजपेयी को पुनश्च नरेश शाह के साथ पलायन करना पड़ा। नरेंद्र शाह 1687 से 1731 ईस्वी। केसरी शाह की हत्या के उपरांत उसके अल्पायु पुत्र नरेंद्र शाह को लेकर रामकृष्ण वाजपेयी लांजी चला गया। लांजी जैसे सदूर स्थल में नरेंद्र शाह को तब तक रहना पड़ा जब तक कि पहाड़ सिंह गढ़ा राज्य के पलायन न कर गया। पहाड़ सिंह के पलायन के उपरांत 1687 ईस्वी के अंतिम महीने में नरेंद्र शाह सत्तारूढ़ हुआ। तब वह अल्पायु ही था। उसके राज्यकाल में मराठों ने प्रवेश किया। देवगढ़ का उदय। इस पुस्तिका में देवगढ़ यह जो स्थान आया है यह छिंदवाड़ा के पास में है। जिस वर्ष नरेंद्र शाह सिंहानुनारूढ़ हुआ उस समय गढ़ा राज्य ने नैऋत्य दिशा में देवगढ़ का राज्य बुक्त बुलंद नामक ऐसे व्यक्ति के अधिकार में था जो देवगढ़ का प्रबलतम शासक था। नरेंद्र शाह के राज्यकाल में देवगढ़ राज्य की प्रगति से गढ़ा राज्य प्रभावित रहा। अतः देवगढ़ के उत्थान पर दृष्टि डालना यहाँ समीचीन होगा। दलपत शाह की मृत्यु 1634 में हो गई और उसके उपरांत कोकशाह देवगढ़ का शासक हुआ। कोकशाह के समय मुगल सैन्य अधिकारी खान दोरान ने देवगढ़ पर इसलिए आक्रमण किया कि कोकशाह ने कर देने से अनियमितता बरती थी। कोकशाह कब तक सत्तारूढ़ रहा यह ज्ञात नहीं, पर यह सुनिश्चित है कि उसका उत्तराधिकारी केसरी शाह या नटवा द्वितीय 1685 ईस्वी में सत्तारूढ़ था और वह कम से कम 1660 ईस्वी तक रहा। उसके समय मुगल राजकुमार औरंगजेब ने देवगढ़ पर आक्रमण किया था। केसरी शाह के उपरांत कोकशाह द्वितीय नामक राजा का उल्लेख मिलता है। इसने मुगल सेनानायक दिलेर खान के सन्मुख 1666 ईस्वी में आत्मसमर्पण करके मुगल शासन के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। 1669 ईस्वी में दिलेर खान को पुनः आक्रमण करना पड़ा। इसके उपरांत 1670 ईस्वी में संभवतः कोकशाह ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नाम इस्लाम यार खान रख लिया। तदनंतरम 1680 ईस्वी में दीनदार नामक शासन का उल्लेख मिलता है जो बुक्त बुलंद का भाई था। दीनदार अधिक समय तक सत्तारूढ़ रहने के प्रमाण नहीं मिलते, कारण मार्च 1686 ईस्वी में बख्त बुलंद और औरंगजेब ने देवगढ़ की जमींदारी और खिलत दी। कुछ मध्यांतर में 1691 से 1694 तक उसका भाई दीनदार पुनः देवगढ़ का अधिपत्य रहा। बख्त बुलंद 1710 ईस्वी तक राज्य करता रहा। हम यथास्थान पुनः उसका उल्लेख करेंगे। बख्त बुलंद अपने पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ शासक था। उसने अपने बाहुबल से उसने अपने राज्य का विस्तार किया और उसके
शासनकाल से ही उसके प्रदेश की वास्तविक उन्नति प्रारंभ हुई। जो देवगढ़ अकबर के समय मालवा के सूबे का एक महल मात्र था, वहीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में बरार के सूबे का एक सरकार हो गया। यह न केवल देवगढ़ के वृद्धिगत महत्व का प्रतीक था, बल्कि इसका भी द्योतक था कि देवगढ़ का संबंध अब दक्षिण और बरार के सूबेदार तथा उसके उपरांत मराठा सरदारों से अधिक हो गया। देवगढ़ के दक्षिण में स्थित चांदा का गोंड राज्य भी पर्याप्त शक्तिशाली था। वहाँ का शासक वीर शाह 1667 ईस्वी में ही औरंगजेब के सेनापति दिलेर खान के सम्मुख समर्पण कर चुका था। 1680 के लगभग वीर शाह मारा गया और उसका उत्तराधिकारी राम सिंह हुआ। राम सिंह को 1683 में अपदस्थ कर औरंगजेब ने किशन सिंह को सत्ता सौंपी, जो एक योग्य सैनिक था। देवगढ़ के शासक दीनदार का दमन करने के लिए 1696 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फौजदार सदरुद्दीन ने किशनगढ़ की सहायता की थी और दीनदार को मार भगाया था। किशनगढ़ का दूसरा पुत्र इस्लाम स्वीकार करके नेकनाम के नाम से देवगढ़ की गद्दी पर बैठा, किंतु आगे नेकनाम ने को बख्त बुलंद के आक्रमण के कारण देवगढ़ छोड़कर जाना पड़ा। गढ़ा राज्य के उत्तर में छत्रसाल बुंदेला का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 1669 में उसने देवगढ़ आक्रमण के समय दिलेर खान का साथ दिया था। धामोनी के मुगल फौजदार के साथ छत्रसाल का संघर्ष चलता रहा। जब 1673 में औरंगजेब ने रोहिल्ला खान को छत्रसाल के विरुद्ध भेजा, तो छत्रसाल ने उसे पराजित कर गढ़ाकोटा अधिकृत किया था। कुछ समय के लिए दमोह जिले का उत्तरी भाग और सागर जिले का पूर्वी भाग छत्रसाल के पास निश्चित रूप से इस समय था। गढ़ा राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित रीवा में भाव सिंह की सत्ता थी। भाव सिंह ने 1675 से 1694 तक राज्य किया। उसके उत्तराधिकारी अनिरुद्ध सिंह अवधूत सिंह हुए। ऐसा लगता है छत्रसाल और उसके अधिकारियों से रीवा के राजा स्वयं त्रस्त थे तथा वे बाहर की राजनीति में रुचि लेने में असमर्थ थे। यह क्रम अनूप सिंह के समय से चलता आ रहा था, जिसे जुझार सिंह ने मार भगाया था। गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित रतनपुर में इस समय हेयवंशी शासक तख्त सिंह सत्तारूढ़ था। रतनपुर में की स्थिति अस्थिर थी और वह बाहरी आक्रमण के प्रतिशोध करने में असमर्थ था। आगे हम देखेंगे कि नरेंद्र शाह ने तख्त सिंह के उत्तराधिकारी को पराजित किया। गढ़ा राज्य से लगे हुए प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति का जो वर्णन ऊपर किया है, उससे देवगढ़ सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करता है। नरेंद्र शाह के संबंध में बख्त बुलंद और छत्रसाल से अच्छे रहे, वह आगे की घटनाएं बताएंगी। पहाड़गंज का विद्रोह। अल्पायु शासक नरेंद्र शाह को प्रारंभ से ही विद्रोह का सामना करना पड़ा। पहला विद्रोह पहाड़ सिंह का था। पहाड़ सिंह के पलायन के उपरांत गढ़ा पर नरेंद्र शाह की सत्ता को स्थापित हो गई, किंतु संकट अभी टला नहीं था। इस बात की पूरी संभावना थी कि पहाड़ सिंह मुगल शासक को गढ़ा राज्य के विरुद्ध उकसाता और शाही सहायता और मान्यता पाने में सफलता प्राप्त कर लेता। इस संभावना को टालने के लिए नरेंद्र शाह की ओर से गंगाधर भट्ट पौराणिक बादशाह की छावनी में दक्षिण भेजे गए। वहां जाकर गंगाधर ने बादशाह औरंगजेब से समझौता किया और धमोनी, हटा, शाहगढ़, गढ़ाकोटा और मडियादो नामक 5 किले बादशाह को भेंट करके नरेंद्र शाह के लिए शाही मान्यता प्राप्त कर ली। सच पूछा जाए तो ये किले नरेंद्र शाह के वास्तविक नियंत्रण में थे ही नहीं। इसके लिए छत्रसाल और मुगल फौजदार में पहले ही संघर्ष चल रहा था। नरेंद्र शाह के अधीन नाम मात्र के लिए थे, यह उल्लेख कर चुके हैं। कुछ वर्ष पहले छत्रसाल ने गढ़ाकोटा तक को अधिकृत कर लिया था। ये 5 किले दिए जाने से सागर दमोह जिलों का उत्तरी भाग नरेंद्र शाह के हाथ से निकल गया।
छत्रसाल का संघर्ष मुगलों से चलता रहा और उसने 1688 से 1696 के मध्य धामोनी अधिकृत कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उपर्युक्त सारे किले भी पूर्ण रूप से छत्रसाल के अधीन आ गए। पहाड़ सिंह ने बीजापुर स्थित मुगल सेना में नौकरी कर ली। इस मुगल सेना के सेनापति का नाम दिलेर खां था। युद्ध के दौरान पहाड़ सिंह की कुशलता से प्रसन्न होकर दिलेर खान ने गढ़ा का राज्य प्राप्त करने में पहाड़ सिंह के साथ एक सेना मीर जैना और मीर मनुल्ला की कमान में भेजी। फतेहपुर के निकट दूधी नदी के तट पर पहाड़ सिंह और नरेंद्र शाह की सेना के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें नरेंद्र शाह पराजित हुए। नरेंद्र शाह मंडला लौट आए और वहाँ अपने को असुरक्षित अनुभव कर सोहागपुर रीवा चले गए। वहाँ उसने अपनी सेना एकत्र की और फिर पहाड़ सिंह से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। चूँकि पहाड़ सिंह की सहायक मुगल सेना अब तक दक्कन लौट गई थी, पहाड़ सिंह की स्थिति अब निर्बल हो गई थी। केतु गांव के युद्ध में वह हार गया और मारा गया। उसकी शेष सेना नरेंद्र शाह से मिल गई। इस संघर्ष में नरेंद्र शाह की सेना का सेनापति अहमद खां था। विजयोपरांत नरेंद्र शाह मंडला में लौट आया। इस विद्रोह का दमन करने में कुछ सरदार एवं जमींदारों ने नरेंद्र शाह की अमूल्य सहायता की, जिसका समुचित पुरस्कार दिया गया। एक व्यक्ति को सहायता के उपलक्ष्य में उसने रामगढ़ का इलाका दिया। पहाड़ सिंह के विद्रोह के समय सहायता के उपलक्ष्य में नरेंद्र शाह ने किसी गाजीराम लोधी को प्रतापगढ़ दिया। यह प्रतापगढ़ भंडारा जिले के साकोली तहसील में स्थित प्रतापगढ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ तब गढ़ा मंडला की सत्ता नहीं थी। बख्त बुलंद के समय प्रतापगढ़ के किलेदार अमन सिंह का उल्लेख मिलता है। नरेंद्र शाह के समकालीन रघुजी भोसले थे। अमर सिंह के पौत्र के अधिकारी की पुष्टि की थी। इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से रघुजी की सत्ता थी। यह प्रतापगढ़ बिलासपुर जिले में स्थित पंडरिया प्रतापगढ़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह निश्चित रूप से श्यामचंद्र के और उनके पुत्रों पृथ्वी सिंह और महाबली के पास था। संभवतः यह सिवनी के निकट प्रतापगढ़ था। 21 डिग्री 57 उत्तर, 79 डिग्री 34 पूर्व। नरेंद्र शाह और प्रताप सिंह पहाड़ सिंह के मध्य नरेंद्र शाह और पहाड़ सिंह के मध्य संघर्ष हुआ। इसका समकालीन प्रमाण हमारे पास है। नरेंद्र शाह की 6 सनदें प्राप्त हुई है। उनमें अप्रैल मई 1690, वैशाख सुदी 8 संवत 1747 की एक सनद में खड़गेश्वर ज्योतिष के कठोतिया नामक जो ग्राम दान में दिया गया था, वह पहाड़ सिंह के विरुद्ध युद्ध में उपलब्ध में ही दिया गया था। इस सनद के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पहाड़ सिंह की मृत्यु 1690 में ग्रीष्म में हुई। राजधानी परिवर्तन। ऐसा उल्लेख मिलता है कि पहाड़ सिंह के विद्रोह के पश्चात नरेंद्र शाह ने रामनगर को छोड़कर मंडला को अपनी राजधानी बनाया। जनश्रुति इस तथ्य को सुनिश्चित रूप से मानती है।